Interested in watching interesting videos? Click on the subscribe button. Press the bell icon and never miss any update from us. पौराणिक गाथाओं में आपने दैत्यों के बारे में सुना होगा, जिनकी भूख इतनी विशाल होती थी कि वो गांव के गांव खा जाते थे। ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनकी भूख उन दैत्यों के समान अमिट होती है। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि वो अपने पास आने वाले सभी खगोलीय पिंडों को निगल लेते हैं। यहाँ तक कि प्रकाश भी उनके गुरुत्वाकर्षण बल से बचकर नहीं निकल पाता, जिसके कारण ये दिखाई नहीं देते। इसलिए इन खगोलीय पिंडों को ब्लैक होल यानी कि कृष्ण विवर कहा जाता है। आज के इस एपिसोड में हम ब्लैक होल्स के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल नाम का यह दानव एक अत्यधिक घनत्व वाला पिंड होता है। इसमें अत्यधिक कम क्षेत्र में इतना ज़्यादा द्रव्यमान होता है कि उससे उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण किसी भी अन्य बल से शक्तिशाली हो जाता है और उसके प्रभाव से प्रकाश भी नहीं बच पाता। ब्लैक होल की उपस्थिति का प्रस्ताव 18वीं सदी में उस समय ज्ञात गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर दिया गया था। इसके अनुसार किसी पिंड का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा या उसका आकार जितना छोटा होगा, उस पिंड की सतह पर उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल महसूस होगा। ये तो हुई बुनियादी बातें। आइए जानते हैं कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। ब्लैक होल तब बनता है जब कोई बड़ा तारा बूढ़ा हो जाता है, यानी उसमें मौजूद ज्वलनशील पदार्थ यानी हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। तारे विशाल आकार के होते हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही विशाल होता है। यह बल तारे की सामग्री को उसके केंद्र की ओर निरंतर खींचता रहता है, लेकिन तारे के केंद्र में हाइड्रोजन रहता है जो तारे की भीषण गर्मी के कारण फैलता जाता है। उसके फैलने के कारण जो दाब उत्पन्न होता है वह तारे के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिरोध करता है, इसलिए तारा पूर्णतः अंदर की ओर कभी नहीं धंसता। लेकिन एक समय आता है जब तारे के अंदर मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल को रोकने के लिए हाइड्रोजन गैस का दाव मौजूद नहीं रहता। हवा निकल जाने पर गुब्बारा जिस तरह सिकुड़ जाता है, उसी तरह तारा भी सिकुड़ जाता है। यदि तारा लगभग सूर्य के आकार का हुआ तो वह सिकुड़कर लगभग 100 किलोमीटर व्यास वाले पिंड में बदल जाता है। इससे अधिक छोटे आकार में उसे दबाने के लिए उस तारे में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। अब उस तारे को व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। वह अरबों वर्षों तक जीवित रहकर धीरे धीरे अपनी ऊष्मा और ऊर्जा खोता रहता है। पर यदि तारा हमारे सूर्य से लगभग 3 से 5 गुना बड़ा हुआ तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ताकतवर होता है कि इस तरह उसके अंदर की ओर धंसने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है और एक वक्त ऐसा आता है जब पूरा का पूरा तारा दबकर धूल के एक कण से भी छोटे आकार का हो जाता है और वो पूर्णतः गायब ही हो जाता है। ऐसी अवस्था में पहुँचे तारे को ब्लैक होल कहते हैं। इस तारे के अणु परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इतने पास पास दबे होते हैं कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल मूल तारे से कई लाख गुना बढ़ जाता है। अब जब आप ब्लैक होल के निर्माण के बारे में जान गए हैं, एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि जब यह दिखाई ही नहीं देता और प्रकाश तक को बाहर नहीं आने देता, तो वैज्ञानिकों को इसके अस्तित्व के बारे में कैसे पता चला। जिस तरह हम हवा को देख नहीं पाते, पर हवा के कारण झूम रहे वृक्षों को देखकर समझ जाते हैं कि हवा चल रही है, उसी प्रकार ब्लैक होल के आसपास के खगोलीय पिंडों की गति में मौजूद असमानताओं को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि आसपास ब्लैक होल यानी कि श्याम विवर मौजूद है। हबल जैसे दूरबीनों ने ब्रह्मांड के ऐसे दृश्य हमें भेजे हैं
जिनमें दिखाई दे रहा है कि कुछ तारों की गैसीय सामग्री किसी अदृश्य बिंदु की ओर खींची चली जा रही है। ऐसा संभवतः किसी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रताप से हो रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में भी एक ब्लैक होल है जो आसपास के तारों को निगलकर निरंतर बड़ा होता जा रहा है। महान भौतिकी शास्त्री एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने साधारण सापेक्षतावाद के सिद्धांत के द्वारा हमारे गुरुत्वाकर्षण के ज्ञान को उन्नत किया। उन्होंने सिद्ध किया कि प्रकाश एक सीमित गति अर्थात लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। इसका अर्थ यह है कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से संबंधित हैं। 1915 में उन्होंने सिद्ध किया कि ब्लैक होल जैसे भारी पिंड अपने आसपास के 4 आयाम वाले स्पेस और टाइम को विकृत करते हैं। यह विकृति हमें गुरुत्वाकर्षण के रूप में दिखाई देती है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर किसी चादर पर एक भारी लोहे की गेंद को रख दें तो वह चादर को विकृत कर देगा। अब अगर उसके पास कंचों को बिखरा दें तो वे उस गेंद की परिक्रमा करते हुए अंत में गेंद के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ चादर स्पेस है और एक भारी पिंड और चादर में आई विकृति गुरुत्वाकर्षण बल। इससे हमें यह भी पता चलता है कि ब्लैक होल के बाहरी कक्षा में समय भी धीमा हो जाता है। अब अगला सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। इसका एक साधारण सा उत्तर है कि हमें नहीं पता, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल प्रकाश तक को खींच लेता है, इसलिए यह दिखाई ही नहीं देता। हम केवल ये जानते हैं कि इसके बाहर क्या होता है जब तक हम इवेंट होराइजन तक ना पहुंच जाएं, जो कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से वापसी संभव नहीं होता। इवेंट होराइजन से बाहर आने के लिए हमारी एस्केप वेलोसिटी प्रकाश के रफ्तार से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि असंभव है। अगर आप एस्केप वेलोसिटी को नहीं समझते तो चलिए इसे इस उदाहरण के जरिए समझते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में निकालने के लिए उपग्रह को 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक रफ्तार से उड़ना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपको सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में निकालना है। सूर्य पृथ्वी से कई गुना भारी है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा है। इस बल को निरस्त करके उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए उपग्रह को 618 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ना पड़ेगा। अब एक ब्लैक होल की कल्पना कीजिए जो सूर्य से भी कई गुना भारी होता है, यानी उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी ज़्यादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि उससे किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए उपग्रह को 618 किलोमीटर प्रति सेकंड से कई गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ना होगा। अब भौतिकी का एक सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु प्रकाश की रफ्तार से अधिक तेज नहीं चल सकती। प्रकाश की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब यह हुआ कि ब्लैक होल से किसी चीज़ का बाहर निकलना असंभव है, प्रकाश का भी, क्योंकि प्रकाश की रफ्तार भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल को निरस्त करने के लिए आवश्यक रफ्तार से कम पड़ जाती है। ब्लैक होल इतना भूखा होता है कि अपने पास मौजूद हर खगोलीय पिंड को वह अपनी ओर खींच लेता है और अंदर पहुंचते ही उस पिंड का नामो निशान मिट जाता है। उसे निगलने के बाद इसकी शक्ति और बढ़ जाती है, क्योंकि उसके द्रव्यमान में उस पिंड का द्रव्यमान भी जुड़ जाता है, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। खगोल शास्त्री मानते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के निर्माण और अंत के संबंध में जानकारी दे सकते हैं। ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में कई संकल्पनाएं हैं, जिनमें 2 प्रमुख हैं। एक संकल्पना के अनुसार यह माना जाता है कि शुरू में ब्रह्मांड की सारी सामग्री एक विशाल पिंड के रूप में मौजूद थी, जिसमें आज से लगभग 14 अरब साल पहले विस्फोट हुआ, जिससे सारी सामग्री पूरे अंतरिक्ष में फैल गई। दरअसल फैलने की प्रक्रिया अब भी जारी है। दूसरी संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड का उद्भव और पराभव एक लोलक के समान निरंतर चलता रहता है। ब्रह्मांड के मूल पिंड में विस्फोट होता है
और उसकी सामग्री फैल जाती है और फिर सारी सामग्री वापस लौटकर मूल पिंड में समा जाती है, जिसमें फिर विस्फोट होता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस प्रक्रिया में ब्लैक होल्स की कोई अहम भूमिका हो सकती है। शायद ब्लैक होल द्वारा खगोलीय पिंडों को निगले जाने से ही ब्रह्मांड के मूल पिंड का निर्माण होता है, जिसमें विस्फोट होने से ब्रह्मांड नए सिरे से बनता है। पर यह सब अभी सिर्फ हमारी कल्पना है। शायद हम भविष्य में ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड के निर्माण में इसकी भूमिका को समझ पाएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।